वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा वो द्रव्यमान में आवेक्षिकता वाला फॉर्मूला हमें ड्राइव करना था m इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो उसके लिए पूरा हम चित्र बनाकर ही कर रहे थे, यहाँ तक आ गया था इक्वेशन नंबर 5 तक। उसके बाद नेक्स्ट हम एक टर्म लेकर चलेंगे, बिल्कुल अलग है यहाँ से, क्योंकि इसके बाद हम रुक गए, कोई स्टेप हमें आगे दिख नहीं रहा है, अलग से हम लेकर चलेंगे। देखो अलग से हम इस चीज को लेकर चलेंगे, 1 माइनस के u1 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस चीज को हम लेकर चलते हैं, 1 माइनस के u1 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, तो 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर u1 के स्क्वायर। u1 की वैल्यू कितनी थी पता है कि आपको, u प्लस v अपॉन 1 प्लस uv अपॉन सी स्क्वायर, यही आ रही थी u1 की वैल्यू, u प्लस v अपॉन 1 प्लस ub अपॉन सी स्क्वायर, और इसका भी कितना हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस के u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको अगर हमें निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे इसको, यदि हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, या इस तरह से कर लो, 1 माइनस के 1 अपॉन सी स्क्वायर u प्लस v का होल स्क्वायर, जिसको हम खोल सकते हैं पूरा, पहले खोल लेते हैं इसको, u स्क्वायर प्लस 2uv, और प्लस में कितना हो जाएगा v स्क्वायर, अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस uv अपॉन सी स्क्वायर, 1 प्लस 2ab ये हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा u स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c की पावर 4। इस तरह से हो जाएगा। अब इसको यदि हम एलसीएम लेते हैं, इसको ऊपर पहुंचा दिया, तो इधर देखना 1 प्लस 2uv अपॉन में सी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c की पावर 4। इस सी स्क्वायर को यहाँ पर पहुंचा दिया, तो यहाँ पर इस तरह से बचेगा यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस में 2uv अपॉन में सी स्क्वायर, माइनस में होंगे सभी और माइनस के v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं इसको एलसीएम लिया है, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2uv अपॉन में सी स्क्वायर, और प्लस में यू स्क्वायर v अपॉन सी की पावर में 4, सी की पावर में 4, इतना हो जाएगा। इसको एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने से पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 1 अपॉन सी स्क्वायर का। ठीक है, तो जिससे कि दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो इस तरह से कर दिया हमने यहाँ पर। अब क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, और 1 माइनस के v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये कितना आएगा v स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस के v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये और ये बचा, प्लस में u स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन सी की पावर में 4 माइनस की u स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इस तरह से बचेगा, और 1 प्लस इसको दोबारा से हम ये लिख देते हैं uv अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको पुनः हमने लिख दिया a प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसमें देखो 1 माइनस के v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसमें v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन आएगा, u स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सॉरी u स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन आ गया, कितना बचेगा यहाँ पर v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस के 1, ये आ जाएगा। दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं, माइनस के साथ कॉमन लेते हैं तो ये माइनस आएगा, ये प्लस आ जाएगा, सेम लेते हैं तो, और अपॉन में चल रहा है कितना 1 प्लस uv अपॉन में सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखें दोबारा से, एक टर्म लेकर चल रहे हैं हम, 1 माइनस के u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। पहले पार्टिकल का जो द्रव्यमान था u1 किसमें, एस निर्देश तंत्र में, उसको लेकर चले। इसमें बस u1 की वैल्यू हम रखते हुए जा रहे थे, पहले भी रखी थी u1 और u2 की वैल्यू, उसी तरह से हम रखते हुए जा रहे थे, और इसको सॉल्व किया है बस। और इसमें आगे लिख सकते हैं 1 माइनस के v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, इसमें से 1 कॉमन आ जाएगा, माइनस के u स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दोनों टर्म में से ये कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और नीचे कितना बचेगा 1 प्लस uv अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, 1 माइनस u1 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितनी चलेगी इस पर, 6 चलेगी। ठीक है, देखें यहां तक, कंप्लीट करो इसको।
वन माइनस के यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको टर्म को लेकर चले थे, इसकी वैल्यू निकाली है हमने, क्योंकि समीकरण 5 में हमें कुछ वैल्यू रखनी थी। कुछ दिख रहा होगा आपको, समीकरण 5 में 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर आ रहा है, और समीकरण 6 में भी आ रहा है अपॉन में 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इससे हमें कुछ वैल्यू इसमें पुट करनी है, देखेंगे किस तरह से। यहाँ तक लिखो पहले इसको। तो इसी तरह से इसी प्रकार हमें निकालना है 1 माइनस के u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इसको हम दोबारा इतना बड़ा काम नहीं करेंगे। u1 का वेग कितना था, उसके अंतर्गत s डैश के अंतर्गत u था, और u2 का कितना था माइनस u। तो जब आप u2 लिखोगे तो u2 का यहाँ पर लिखोगे तो माइनस माइनस का चेंज आएगा, माइनस यहाँ पर भी माइनस, तो u वाला माइनस u हो जाएगा, u के स्थान पर क्या रखना होगा माइनस u। तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार u के स्थान पर माइनस u रखने पर, इसी प्रकार u के स्थान पर माइनस u अगर हम पुट कर दे हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस के u2 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस u2 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, सीधा हम इससे ही लिख सकते हैं u के स्थान पर माइनस u लिखते हुए, तो इतना तो आएगा ही 1 माइनस के v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, u के स्थान पर माइनस u रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, और नीचे रखेंगे तो u के स्थान पर माइनस u, तो फर्क पड़ेगा 1 माइनस के uv हो जाएगा अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 7, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 7। अगर हम समीकरण इधर देख लो पहले, फिर लिख लेना इकट्ठा। समीकरण 7 में यदि हम भाग दें 6 का तो कितना आएगा 1 माइनस के u2 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू, भाग अगर हम देते हैं तो इससे ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये नीचे आएगी अपॉन में 1 माइनस की u1 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ये ऊपर पहुंच जाएगी 1 प्लस uv अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये नीचे रहेगी 1 माइनस की uv अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस टर्म को हमने इसके बराबर ले लिया, इसको आगे इंप्लाइज करके हम आगे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस uv अपॉन सी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस के uv अपॉन में सी स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से है uv अपॉन में सी स्क्वायर। इनका यदि हम अनुपात निकालें तो दोनों तरफ रूट कर देंगे, तो रूट में आ जाएगा 1 माइनस के u1 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस के u2 का स्क्वायर, सॉरी ऊपर u2 है और नीचे है u1 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। इसको लिख दिया हमने समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी, ये 8। यहां तक कंप्लीट करो इसको। समीकरण 8 तक कंप्लीट करें। तो समीकरण 5 में हमें वैल्यू चाहिए थी, उस चीज की हम टर्म की वैल्यू लेकर आए, जो आरएचएस साइड में जो वैल्यू थी उसकी वैल्यू।
तो u के स्थान पर माइनस यू रखते हुए माइनस के u2 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की वैल्यू लिख दी। तो समीकरण 8 व 5 से कितना लिख सकते हो आप, ये आपने लिख दिया। समीकरण 8 व 5 से बताओ कितना हो जाएगा। दोनों की RHS और इसकी LHS बराबर है, तो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस के u2 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस के u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m1 इधर मल्टीप्लाई कर दिया इसका और इसके इधर कर दिया m2 रूट ऑफ 1 माइनस के u2 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए एक क्वांटिटी जो m1 पार्टिकल के लिए है, एक क्वांटिटी जो m2 पार्टिकल के लिए है, ये पूरी क्वांटिटी वो आपस में बराबर बनी हुई है। जैसे कि आप लिखते हो नॉर्मली कि k इक्वल टू कांस्टेंट लिखते हो, तो वो राशि कैसी है k1 इक्वल टू k2, इस तरह से लिख देते हो। तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है k1 इक्वल टू k2, तो इसको हम मान सकते हैं कि इक्वल टू कितना मान लिया, ये राशि m1 पार्टिकल के लिए, और सेम क्वांटिटी ये वाली m2 के लिए हम बात करें वो कांस्टेंट बनी हुई है, इसको मान लिया हमने, क्योंकि इसकी विमा कितने के बराबर होगी। विमा देखते हैं, वेग का स्क्वायर अपॉन वेग का स्क्वायर 0, तो इस पूरे पद की विमा द्रव्यमान के बराबर होगी, तो इसको मान लिया यहाँ पर हमने m0 बराबर किसके मान लिया, जो कांस्टेंट क्वांटिटी के बराबर होगी उसको कितना मान लिया m0, ठीक है। m0 के बराबर मान लिया, लिख देना जहां m0 क्या है, m0 m कण का ग्राम द्रव्यमान है, ग्राम द्रव्यमान है। m1 हो चाहे m2 हो, दोनों ही कणों के द्रव्यमान कितने हो गए थे, m1 इक्वल टू m2, तो m कण का क्या है, ग्राम द्रव्यमान है। अतः यहां से देखो m1 रूट ऑफ 1 माइनस की u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं m0, या इसको भी हम इक्वल टू m0 अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहां से m1 इक्वल टू कितना आ जाएगा m0 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस की u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, इस तरह से लिख दिया। इसी प्रकार से अगर हम व्यापक रूप में लिखें तो इसी को व्यापक रूप में या ऐसे लिख दो, यदि m कण का द्रव्यमान, यदि m कण का द्रव्यमान स्मॉल v वेग से गतिशील है, तो स्मॉल m द्रव्यमान, m कण का द्रव्यमान है वो v वेग से गतिशील है, तो उसके लिए हम किस तरह से लिखेंगे m इक्वल टू m0 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस, यहाँ m1 का वेग था u1, यहाँ m का वेग कितना हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। कंप्लीट करो इसको। उसी के सिमिलर में लिख दिया कि m1 कण का द्रव्यमान है, m1 इक्वल टू कितना हो गया m हो गया, और यदि वो कितने वेग से गतिशील है, v वेग से गतिशील है, यदि m1 इक्वल टू कितना है ये तो पता ही है हमें, m के बराबर है द्रव्यमान, अगर v वेग से, वहां पर u1 वेग से था तब तो वो था, और यदि हम मान लेते हैं उसका वेग कितना है v, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, u1 ना लेकर कितना दिया हुआ है v, वो तो हमने उसको पूरा को ड्राइव करने के लिए u1 लिया था, ठीक है। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। कंप्लीट करें इसको।
उसका जो ये अनुप्रयोग था वो लास्ट है एक तरीके से। वेगों का संयोजन पढ़ा था, त्वरणों का संयोजन पढ़ा था, लंबाई संकुचन, काल वृद्धि और द्रव्यमान वृद्धि। लंबाई में तो संकुचन होता है, समय में वृद्धि होती है और द्रव्यमान में भी वृद्धि हो जाती है। कब? कोई भी m द्रव्यमान का पार्टिकल v टेंड्स टू c वेलोसिटी से अगर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तब तो उसका जो एग्जैक्ट द्रव्यमान है उससे वो कण है वो कैसा हो जाएगा, भारी हो जाएगा। इसलिए ही तो कहते हैं कि किसी भी पार्टिकल का जो वेग है वो लाइट की वेलोसिटी तक नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि जैसे जैसे उसका वेग बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग ही उसका क्या बढ़ रहा है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को बढ़ने पर अब द्रव्यमान जो बढ़ रहा है उसकी वजह से उसका वेग तो कैसा होना चाहेगा, डाउन होना चाहेगा। हम लगातार वेग को बढ़ा रहे हैं तो एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, वो चीज विरोधाभास हो रही है कि जैसे जैसे हम वेग को बढ़ाते हैं, टेंड्स टू c की ओर ले जाते हैं, तो उसका द्रव्यमान सिमिलरली बढ़ता हुआ जाता है और द्रव्यमान बढ़ने से उसका लगातार वेग क्या होगा, भारी हो जाएगा पार्टिकल, तो वो धीमी गति करना चाहेगा। तो देखो ये वाला फॉर्मूला आ गया हमारा द्रव्यमान वृद्धि का। द्रव्यमान वृद्धि का जो फॉर्मूला आया है ये, इसके लिए हम एक ग्राफ भी बना सकते हैं m और v में। इस तरह से हमने ले लिया m, यहां पर ले लिया हमने v, और v जो मैक्सिमम हो सकता है वो कितने के बराबर हो सकता है, c के बराबर। लाइट की वेलोसिटी है यहाँ पर c। तो ठीक है, स्टार्टिंग में कोई भी कण है जिसका वेग कितना है, 0 है, उस स्थिति में उसका जो द्रव्यमान कहलाएगा वो कौन सा द्रव्यमान होगा, m0 द्रव्यमान होगा। इधर देख लो एक बार। और जैसे जैसे उसका वेग बढ़ता जा रहा है और v किधर की ओर टेंड हो रहा है, c की ओर टेंड हो रहा है, तो धीरे धीरे उसका जो द्रव्यमान है वो बढ़ता हुआ जाएगा और इस तरह से उसका क्या आएगा, लगातार ग्राफ आएगा। किस तरह से आएगा उसका ग्राफ, इस तरह से, क्योंकि v एग्जैक्ट इक्वल टू c नहीं हो सकता बिल्कुल, तो ग्राफ उस पे से होकर नहीं, उसके बिल्कुल नजदीक होकर जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमने मान लिया, इस तरह से बिल्कुल नजदीकी से गुजारना, उस पे ऊपर से आरोपित नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से v इक्वल टू यहाँ पर कितना है, c है, और इसका वेग है वो कितना है, v, और m के बीच में हम ग्राफ खींच रहे हैं। और ये ग्राफ किसके अकॉर्डिंग आया है, m इक्वल टू m0 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। जब वेग 0 है तो m इक्वल टू m0 था, और जैसे वेग c की ओर होगा तो c की ओर होने पर v इक्वल टू एग्जैक्ट c होने पर कितना होगा, यहाँ से 1 माइनस 1, यानी m इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट की ओर क्या कर रहा है यहाँ पर, टेंड। v जब c पर होगा तो वो कहां पर जाकर मिलेगा, इनफाइनाइट पर। अब इनफाइनाइट पर कैसे मिलाएंगे उसको, इसलिए इस तरह से बना दिया हमने ग्राफ को। कंप्लीट करें इसको, टच नहीं करना है v इक्वल टू c पर, क्योंकि वो इनफाइनाइट पर जाकर उसको क्या करेगा, मैच करेगा। तो दो प्रकार की गतियां हैं, इनको ध्यान रखना, आपेक्ष की गति और अनापेक्ष की गति। आपेक्ष की गति यानी कि जिसमें v टेंड करने लग जाता है c की ओर, आपेक्ष की गति, और v इज वेरी वेरी लेस देन होता है c, उसको कहते हैं हम अनापेक्षीय गति। इस तरह से पूरा आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है आइंस्टीन की। आपने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण पढ़ी होगी, कौन सी, आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E इक्वल टू mc स्क्वायर, ये वाली समीकरण है। इस समीकरण के बारे में हमें क्या करना है,
इसको ड्राइव करना है, E इक्वल टू mc स्क्वायर, यानी कि कोई भी पार्टिकल है अगर वो आपेक्ष की गति कर रहा है उस स्थिति में उसकी जो टोटल एनर्जी होगी उस पार्टिकल की वो कितनी होगी, E इक्वल टू mc स्क्वायर ये होगी। तो इस चीज को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसके लिए हेडिंग डाला है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, और इसे देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो कि आइंस्टीन के द्वारा दी गई थी, और इसे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।